अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 के एक्सरसाइज देखेंगे। सो फर्स्टली लेट्स जस्ट सी द एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ एन एलिमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 18। अच्छा, हमने ना किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए ना ये फार्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर में, 2n का स्क्वायर। आपने ऑर्बिट में फाइंड आउट करने हैं तीसरे ऑर्बिट में, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो हमें पता चला कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अकोमोडेट कर सकते हैं 18। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की गई थी वो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो बहुत ज्यादा हैवी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन दी पीरियोडिक टेबल। कहते हैं आइसोटोप्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में क्यों शो नहीं किए जाते हैं बच्चे? पीरियोडिक में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। अगर मैं आपको शो करवाऊं, अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एलिमेंट्स को ना इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमें आइसोटोप्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे के सारे आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। कहते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ऑल द आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव द सेपरेट प्लेस। तो इसलिए उनको लहदा लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन आइसोटोप्स। आइसोटोप में क्या चीज डिफरेंट होती है? जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, जो डिफरेंट होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी बी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो ऑक्सीजन का बच्चे एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 16, यहाँ पे इन सारे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसका जो मास नंबर है वो कितना है 16। अगर आपने निकालना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, आपको मास नंबर भी पता हो, एटॉमिक नंबर भी पता हो, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सबका एटॉमिक नंबर 8 है, अगर मैं ये वाला ऑक्सीजन लूँ इसका एटॉमिक नंबर कितना 8, मास नंबर कितना 16, तो 16 माइनस 8 कितना होगा 8 ही आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 8। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 8 हैं, प्रोटॉन्स भी 8 है, और न्यूट्रॉन्स भी हमने निकाले ए माइनस जी के फार्मूले से, वो भी क्या है 8 है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन इन द अबंडेंस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। हमारे पास ये नाइट्रोजन 14 और 15 गिवन है, इनकी रिलेटिव अबंडेंस गिवन है। कहते हैं आप इसका एटॉमिक मास बताएं। मुझे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी दी ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ इज द रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। मुझे आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी चीज़ें नहीं होती ज़मीन के नीचे दफन हो जाती हैं, जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं उनकी एज वगैरह को डिटरमिन करते हैं। अच्छा, ये कितनी पुरानी है, कितने साल पहले की है, हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं उनको, बहुत ज़ेर ज़मीन काफ़ी चीज़ें जो बहुत रेयर होती हैं वो उनको मिलती हैं। कहते हैं वो किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब जो रेडिएशन उनसे निकल रही होती हैं, उनसे जो चीज़ें निकल रही होती हैं उनसे कैसे वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन की मिकदार उस पर्टिकुलर थिंग में ना फाइंड आउट की जाती है। कहते हैं इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द एज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो इससे आप क्या करते हो, उस मटेरियल की, उस चीज़ की आप एज डिटर्मिन कर लेते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। के जो न्यूक्लियस में है पार्टिकल्स किस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज्ड न्यूक्लियस। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स दूर कैसे रहते हैं। जो न्यूक्लियस के अराउंड ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कल में मूव करते रहते हैं।
ठीक है, तो ये शेल्स में मूव करते रहते हैं, सर्कल में मूव करते रहते हैं, तो कहते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को यूजुअली पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है, इसके गिर्द ये सर्कल्स में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। आगे कहते हैं रुबिडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स 85 और 87। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप इज 72.2। ये रुबिडियम 85 की अबंडेंस ये है, आपने बताना है कि जो दूसरे वाला है इसकी अबंडेंस कितनी है। अच्छा, इसको निकालने के वे वैसे ही मैं बता देती हूँ, ओवरऑल रुबिडियम 100% है, जिसमें 72.2% ये वाला है, तो बाकी सारे का सारा ये होगा ना, तो 100 में से 72.2 को निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27.8। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी बी ऑप्शन। अब क्वेश्चंस देखते हैं फॉर शॉर्ट आंसर्स, उसको देखते हैं हमसे। हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? ये क्यों कहा जाता है कि एटम का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है? कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ये दोनों हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत लाइटर होता है ना जो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं जो ज़्यादातर मास है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में ये दो हैवी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर? कहते हैं एलिमेंट्स डिफरेंट क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। अगर एक एलिमेंट है कार्बन तो उसमें के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, दूसरा ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, जो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स वो डिफरेंट होते हैं। कहते हैं द एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर बिकॉज द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ है, आपके पास एटॉमिक नंबर इसका 83 है, मास नंबर ये है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रिटियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट? बच्चे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसमें ऑल द टाइम रेडिएशंस निकलती रहती हैं, पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस निकलते रहते हैं। कहते हैं आइसोटोप्स जिसमें से एनर्जी निकलती रहती है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, क्यों? क्योंकि इसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, रेडिएशंस अल्फा बीटा गैमा कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, 5 है हाउ कैन एन एटम अब्सॉर्ब्स एंड इवॉल्व एनर्जी? इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है वो किस तरह से एनर्जी अब्सॉर्ब या इवॉल्व करते हैं। अच्छा, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ये होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो होते हैं वो शेल होते हैं, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, ये चौथा। अगर तो इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल से, लोअर शेल से हायर शेल में जाए, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाए, इस वाले से ऊपर जाए, तो वो क्या करेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाले से नीचे आए तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, मिट करेगा। ठीक है, अगर नीचे वाले शेल से किसी भी ऊपर वाले शेल में जाए तो उसको एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर ऊपर वाले से नीचे आए तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, एटम अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टू दी हाई एनर्जी लेवल, मतलब ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स में जाते हैं तो वो एनर्जी गेन करता है या अब्जॉर्ब करता है। दे रिलीज एनर्जी इमिट कब करते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द लोअर एनर्जी, जब वो वापस आते हैं हाई एनर्जी लेवल से लो में आता है। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड एज द एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन होती है या मिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। Why does the energy of electron increases as we move from one first shell to second shell? कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है? कि अगर ये मेरे पास एटम का स्ट्रक्चर है तो कहते हैं अगर एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्यों बढ़ जाती है? कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैव फिक्स्ड एनर्जी। कहते हैं हर शेल की इसमें अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी। न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे ना शेल्स में एनर्जी उतनी ज्यादा होती है।
तो इसलिए अगर वो इधर से आकर ऊपर वाले शेल में जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. The energy of electron increases as we move from first to second shell because the second shell is further away from the nucleus as first shell. कि न्यूक्लियस से जितना दूर कोई शेल होगा उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. कहते हैं why is it needed to lower the pressure of the gas inside the discharge tube. कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम प्रेशर क्यों कम करते हैं. हम लोगों ने इसमें एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हमने ली थी. कहते हैं हमें इसलिए डिस्चार्ज ट्यूब की जरूरत पड़ती है, उसमें प्रेशर कम करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि करंट जो है वो ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर गैस में से पास नहीं कर सकती. ठीक है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा चार्जेस नहीं होते कि वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सके, तो प्रेशर कम करना पड़ता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाउ डज दिस कंसेप्ट चेंजेस विद टाइम. कहते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, और बाद में एक साइंटिस्ट आया था, किस तरह से उसने इस कंसेप्ट को चेंज किया. कहते हैं क्लासिकल कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन का क्या है. कहते हैं बेस्ड ऑन अर्ली एटॉमिक मॉडल, जिसमें पहले जो सबसे पहले एटम का मॉडल दिया गया था ना, जे थॉमसन और बोहर मॉडल, एक्सप्लेन करता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट सिमिलर टू प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन. उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द बिल्कुल उसी तरह से रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, जैसे हमारे अर्थ के अराउंड जो है या सूरज के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं. हमारी अर्थ घूमती है, डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं. ठीक है, लेकिन हाउएवर विद द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो एक तरक्की होती गई, एक नई फील्ड बनी जिसको क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है, उसने इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया. कैसे चेंज किया. दी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन एज एग्जिस्टिंग इन रीजन्स कॉल्ड ऑर्बिट्स वेयर देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग. क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें आप इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं, पाए जा सकते हैं. ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे नहीं होता कि वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहे, बल्कि वो क्या करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं. Unlike fixed paths, orbits represent three-dimensional region around the nucleus and electronics both like and particle-like and wave-like behavior. कहते हैं इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं ना तो उनकी दोनों नेचर होती है, उनकी पार्टिकल नेचर भी होती है, उनकी वेव नेचर भी होती है. ये डिटेल में आप बच्चे हाई क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्यूअल नेचर होती है, वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करता है, वेव के तौर पे भी बिहेव करता है जब वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है. दिस अंडरस्टैंडिंग वाज मेड पॉसिबल बाय एडवांसमेंट इन स्क्रोडिंगर इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये बाद में साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मजीद इस चीज़ को स्टडी किया था, एटम के स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं और वेव के तौर पर भी. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल. जी वो इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स. कहते हैं न्यूक्लियाई जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के वो अनस्टेबल होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोर्सेस कम होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कम होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस की निस्बत. ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है फोर्सेस के दरमियान. अब ये देखिए न्यूक्लियस है, इसके दरमियान जितने पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सबके दरमियान न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं. लेकिन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान कौन सी फोर्सेज होती है? रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं. तो रिपल्सिव फोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज कम होती हैं, तो इसलिए रिपल्सिव ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये टूट जाता है. ठीक है, इसलिए कहते हैं वो स्टेबल नहीं होता. लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल दी एलिमेंट्स. अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो लिख सकते हैं. यहाँ से करना चाह रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं. कहते हैं साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द कैथोड रेज प्रोड्यूस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब ऑलवेज exhibited the same properties regardless of the gas used in the tube. कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स, जब साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रेज के बारे में,
डिस्चार्ज ट्यूब ली, उन्होंने कहा कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी सेम होती हैं, चाहे आप जो सी मर्जी गैस ले लें। दीज रेज वर फाउंड टू बी कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उनके ऊपर का चार्ज कौन सा था, नेगेटिव था। विद ए फिक्स चार्ज टू मास रेशो, उनका चार्ज भी फिक्स था, उनका मास भी फिक्स था, और वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था कि वो कौन सा आप एटम ले रहे हो, कौन सा एलिमेंट ले रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब में। बिल्कुल इसी तरह से पॉजिटिव रेस के नाल रेस जिनको आप कहते हैं, उनका प्रोटॉन्स वगैरह, उनका भी आप एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, या यहाँ से करना चाह रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव रेस जनरेटेड इन दीज एक्सपेरिमेंट हैज़ कंसिस्टेड प्रॉपर्टीज अक्रॉस डिफरेंट गैसेस कंसिस्टेंट, कहते हैं जो पॉजिटिव रेस थी उन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी, वो भी चेंज नहीं हो रही थी, सारी की सारी गैसेस जो भी आप ले रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब में। This uniformly demonstrated that electrons and protons are fundamental components, जिससे हमें पता चला कि ये तो फंडामेंटल है, मतलब हर एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें स्टिल बच्चे कोई पॉइंट पूछना हो, मिसिंग हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।